बिलाखिर डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को बताना पड़ा कि ब्रसल्स में क्या हुआ, किसकी मुलाकात हुई और क्या पैगाम दिया गया। 9 मई के कैदियों के साथ, 9 मई के मुलजिमान के साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये भी उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू में बता दिया। फिर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा नई डेवलपमेंट ये है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक लंबे अरसे से उनके लिए कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आया था। आखिर में हम बात करेंगे डीजीपीडीएम में जहांजेब खान गोरजई साहब से, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, और केपी में इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें बलूचिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली तारिक, सीनियर रिपोर्टर हैं और पीटीआई के ऊपर एक मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं। इसके अलावा इनसे ये भी बात करेंगे जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि जनाब गौहर साहब कहते हैं कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई भी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को परेशान करके रख दिया है। सबसे पहले तो अली जनाब सुहेल वड़ाइच साहब से भी आपकी गपशप होती रहती है, अक्सर बात होती है, अभी भी आप उनसे रब्ता कर रहे थे, मेरा ख्याल नहीं हुआ। डीजी आईएसपीआर जो हैं वो आके बता रहे हैं खुद, मतलब मीडिया टॉक तो नहीं लेकिन गैर रस्मी गुफ्तगू में जहाँ बातचीत होती है, कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी अहम बात है, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी जानिब से ताबड़तोड़ इसके ऊपर 2-3 कॉलम भी लिखे गए थे। फिर कहते हैं कि बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई। अब डीजी आईएसपीआर ये फरमा रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ से मिले थे। मैंने देखा था सुहेल वड़ाइच साहब ने अली वो एक अपनी तस्वीर भी फेसबुक पे लगाई हुई थी। तो खबर छपने से पहले उनके इदारे को भी जो है जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। सवाल पूछा गया कि क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर कोई ऐसा जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि खुद इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अली ये तो आ गई है जी खबर। अब एक चीज़ क्या होगी 9 मई वाली, ये भी 8 के उस पर मैं बाद में आऊँगा। ये क्या कहते हैं जी, क्या सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या लिख दिया, कौन सी माफ़ी मुफ़ी दिलवा रहे थे? सर सबसे पहले शिदाब साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है पिछले 3-4 कह लें हफ्तों से ही लोगों की बातें भी उस पर हो रही हैं, व्लॉग्स भी बन रहे हैं, लेकिन मेरा जो इस पर मौक़िफ़ है वो जो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम था कि सियासी मसालत पे जब आर्मी चीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्टेज पे जाकर आर्मी चीफ साहब ने शैतान पे और फरिश्तों पे और खुदा पे इस तरह एक बात भी की। तो उस पहले कॉलम में तो पीटीआई का कोई जिक्र नहीं था, मतलब कि उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो उसमें ऐसा लगा हो कि पीटीआई की बात हो रही है। लेकिन अब ये जो तरदीद आई है, मेरा ख्याल है ये पहले आ जानी चाहिए थी। इतनी देर के बाद जो तरदीद आई है, जब तक तो सब लोगों ने व्लॉग्स भी इस पर कर दी और बातें भी कर दी, तो ये अगर पहले आ जाती तो इतना ये दूसरा कॉलम भी था, तीसरा, मतलब एक कॉलम के अलावा भी तो वो लिखते रहे ना। हो सकता है उन्होंने सोचा कि आप बात आ जाएंगे। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने जब पहला कॉलम लिखा है शिदाब साहब, उसके अंदर तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आर्मी चीफ ने पीटीआई के हवाले से बात की। अब कोई खुद उस पर ले जाए तो वो अलहदा बात है। उन्होंने तो ये बीच में लिखा था जो पूरी लाइन, उन्होंने कहा कि सियासी जो मसालत है वो माफ़ी मांगने से जो है वो हो जाती है, माफ़ी मांगने से मामला आसान हो जाती हैं। ये उन्होंने लिखा कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है। ये उन्होंने अपने कॉलम में कहीं भी नहीं लिखा कि पीटीआई ने कहा, पीटीआई वाले माफ़ी मांगे और फिर जो है उस पर बात होगी। वो साफ़ी हैं, सीनियर भी हैं ऊपर से, और एक उनका बड़ा नाम है, तो बातों को ट्विस्ट हो सकता है उन्होंने कर दिया हो अपने कॉलम में, एक बात वहाँ से ली एक बात वहाँ से ली। लेकिन अब ये तो वो बेहतर जानते। मेरा उनसे रब्ता हुआ था और जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी अभी तो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, जब आऊँगा तो फिर इस पर बात करूँगा। अली जनरल शरीफ ये कहते हैं कि जहाँ पर बहुत से लोगों ने मुलाकात की उसमें एक सुहेल साहब की भी मुलाकात हुई। आप देखें अक्सर हम लोग एज अ जर्नलिस्ट तकारीब में जाते हैं जहाँ पर वीआईपी पर्सनैलिटीज़ होती हैं और मुख्तलिफ सियासतदान होते हैं। अब वहाँ पर कुछ लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, हम वहाँ पर खड़े होकर नॉर्मल एक गपशप शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो उन्होंने बड़ा, ये जनरल शरीफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ऐसी कोई एक्सक्लूसिव टॉक नहीं हुई उनकी।
ये तो बस जवाब जो है सुहेल वड़ाई साहब दे सकते हैं। अभी तो वो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान आएंगे, और मैंने उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका जो फ़ोन है बंद आ रहा था। उससे पहले भी जब किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर इस पर बात तो इस वक्त करेंगे। मेरा ख्याल सुहेल साहब ब्रसेल्स में ही हैं या जी वहाँ से? जी, अभी तक तो वहीं, अभी पाकिस्तान वो नहीं पहुंचे, तो यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे उनका जो अदारा है वहाँ, उस पर भी क्योंकि वो मेरा ख्याल आर्मी मौक़िफ़ ले। तो अली कई मरतबा ये क्लियर कर चुकी है कि जो 9 मई के किरदार हैं, चाहे वो मास्टरमाइंड हैं या वो कठपुतली हैं, उनको कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी है कार्रवाई की सरदार जाएगी। साहब, इसमें एक चीज़ है, देखें सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम जो है वो, जो हमने पढ़ा है वो अपनी राय होती है साफ़ी की उसके अंदर। अब कॉलम के अंदर वो बानी पीटीआई को उन्होंने मौका जो करके कहा है उनसे बात के, कैदी जी आप यू टर्न पहली बातों पे भी ले लेते थे, अब दोबारा भी ले लें। इस पे तो पीटीआई वालों ने भी उनके साथ जो है सोशल मीडिया पे जो हाल किया आपने भी देखा होगा, तो वो तो इमरान खान को मुखातिब करके भी उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग लें। मेरा ख्याल है कि सुहेल वड़ाई साहब पहले भी जब ज़मान पार्क में बानी पीटीआई थे तो यहाँ पर भी उनसे मिलते रहे हैं, और आर्मी चीफ से भी अब वो मिले हैं, तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक बीच में कह लें कि मुसालत वाली या अच्छा, अपनी तरफ से की होगी, लेकिन हाँ, असल तो अली दुनिया का कोई कानून ये नहीं कहता कि आप जुर्म बिल्कुल। करें और बाद में माफी मांग लें। वो अपने आप को फिर अदालत के रहमो करम पे छोड़ देते हैं कि हाँ शहजाद जी साहब, मैंने ये इसमें किया एक चीज़ है, देखिए एक कैदी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी उसके साथ रिलीफ होना है या मामला होने हैं वो कोर्ट ने करने हैं, लेकिन अगर वो अदालत के अंदर बैठ के भी ताबड़तोड़ हमले जैसे पहले करता रहा है वैसे ही करेगा, तो मेरे ख्याल उसके लिए आसानियाँ नहीं होंगी। सुहेल वड़ाई साहब का भी जो कॉलम में मौक़िफ़ था वो यही था कि आप पहले भी यू टर्न लेते रहे हैं तो एक और यू टर्न ले लें, मतलब कि माफ़ी मांग लें, या माफ़ी अगर आप मांगेंगे तो आपके मामला जो है आसानी हो जाएगी। जो पीटीआई के साथ पिछले काफ़ी सालों से मुश्किलात का शिकार बनी हुई है, तो वो अगर ये माफ़ी मांग लेंगे तो नहीं होंगे। ये कहना चाह रहे थे सुहेल वड़ाई साहब, मुझे जो अब समझ देखिए ना, आई है। जनरल शरीफ ये फरमाते हैं कि फौज का 9 मई पर मौके पहले दिन से एक ही है, मुलविस हर किरदार को जवाब देना पड़ेगा। अब जाहिर है जवाब देने के लिए तो सबसे बेहतरीन जगह अदालतें हैं जहाँ पर ट्रायल हो रहा है, और वहीं से जो भी फैसला आएगा, गुड और बैड कई फैसले आ चुके हैं। कई लोगों को सजाएं हुई हैं, कई तो सजा कंप्लीट करके घर भी जा चुके हैं। फिर 9 मई के जिम्मेदारों, मास्टरमाइंड, सहूलतकारों और जो ये सब कुछ मैनेज करने वालों को इसमें शामिल हैं, उनमें ने किसी को बख्शा नहीं है बीच में। सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। इंपॉर्टेंट बात है, आप जीएचक्यू पे हमले कर रहे हैं, आप और तंसीबात पे हमले कर रहे हैं, आप पुतले जो है वो गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो तो फैसले तो फिर अदालत ने करने हैं। अब अगर हम वड़ाई साहब की बात मान लें या अगर कॉलम कर लें, तो फौज ने तो केस बना के भेज दिया है, मतलब यानी कि जो हुकूमत ने केस बना के भेज दिया है। अब ट्रायल कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करे, साबित हो तो सजा सुनाइए, तो अदालतें तो अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये कोर्ट ने फैसला करना है। माफ़ी मांगने से इनके मामला जो है ये बड़ी तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक सॉफ्ट इमेज ज़रूर जाएगा। जो मामला अदालत कर रही है उधर से तो उन्हें अदालत ही रिलीफ देगी उनके वकला के ज़रिए, लेकिन जो मामला दूसरे कर रहे हैं, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें होती रहती हैं, सारी चीज़ें अदालत तो नहीं करती है। अदालतें भी कई बार कह चुकी है कि हमारे ऊपर प्रेशर है। तो मेरा ख्याल सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में इस बात पर इशारा किया था कि आप माफ़ी अच्छा चले अली, आपके मामला तरफ आते हो जाएंगे। हैं। बड़े मेरे पसंदीदा जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, बड़े मासूम, बड़े क्यूट से शख्सियत और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो एक वकील, एक बड़ा नाम वकालत के अंदर उनका, आजकल चेयरमैन पीटीआई की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। उन्होंने भी 9 मई की मजम्मत की। अली, मुझे याद पड़ता है कि अब वो क्लिप हम यहाँ नहीं चला सकते। एक दफ़ा आपने इमरान खान साहब से पूछा था और उन्होंने आपको कहा था कि हाँ मैं ऐसे वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कर दिया, तो यार ये ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तो उस शरीफ आदमी के वो उन्होंने ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी है। शादाब साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले बल्कि कल से ही हम देख रहे हैं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका जो बयान था, पहले तो मैं उस पर ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियाँ हुई होंगी, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब भी इसकी मजम्मत कर चुके हैं और हमारा भी ये मुतालबा है कि शफाफ तहकीकात की जाए, हमारा फेयर ट्रायल जो है नहीं किया गया, हमारा हक था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंसाफ ना हुआ तो जो 17 करोड़ अवाम है जो वोट पीटीआई को मिला है वो आपसे दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि
कानून के मुताबिक जो है फैसले नहीं हुए, ये उन्होंने पूरी बात की। लेकिन ट्विटर पे फिर जाकर लोगों ने उनकी एक बात ली कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियां हुई हैं और 9 मई जो है गलत है और नहीं होना चाहिए था, इतना उन्होंने जुमला लिया। और फिर उस जुमले को उन्होंने ट्विटर पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, पीटीआई के हैं या पीटीआई के बाहर के हैं, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, उन्होंने फिर लेकिन असल तो चीज ये है कैली पीटीआई को वही चला रहे हैं जो बिल्कुल आप सोशल सही कह मीडिया रहे हैं पे सिद्धार्थ बैठे साहब। हैं। ट्विटर पे जो लोग हैं उन्होंने फिर इंतहाई बदतमीजी की और इंतहाई जो है बदतमीजी अल्फाज उस पर यूज़ किए बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। और मैं आपको बताऊं, आप जो सवाल की बात कर रहे थे, 19 मई को बानी पीटी इमरान खान ने भी, मैंने जब उनसे सवाल किया था कि आप 9 मई की मजम्मत क्यों नहीं करते, 9 मई को ये वाकया हुआ था, 19 मई को इमरान खान ने अपने घर जमान पार्क में मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ और कौन ऐसा शख्स है जो इस चीज़ की मजम्मत नहीं करता। तो मेरा ख्याल ये वही बात है जो बैरिस्टर गौहर ने भी की है, लेकिन ट्विटर वालों ने उनका जो है बड़ा बुरा हाल किया है। और एक अहम चीज़ और है इसमें, मैं आपको ये भी सर बताऊं कि बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है, ये बात पहले पार्टी के और लोग भी कह चुके हैं। असद कैसर साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जो जनरल बाजवा को हमने एक्सटेंशन दी थी वो पार्टी ने गलत किया था। तो बहुत से लोग पीटीआई के बैरिस्टर गौहर की जो बात है उसकी तस्दीक करते हैं और उसी बात पे है। लेकिन ये जो ट्विटर वाले हैं, सोशल मीडिया वाले चला रहे हैं ना, फिर अगर ऐसे ही करना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक का मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है। देखिए, अगर सोशल मीडिया के जो लोग बैठे हैं, जो कोई साउथ अफ्रीका चला गया है, कोई अमेरिका चला गया, वहीं से उन्होंने लीड करना है, तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब बेचारे छोड़ें साइड पे। अब एक शख्स ने सारी जिंदगी अपनी एक इज्जत बनाई, एक रिस्पेक्ट बनाई, और अब इस तरह के वो बच्चे उठ के और मेरे ख्याल ट्विटर पे और इस उनका तरह शिदा साहब करेंगे। उनका जो बयान था ना वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया पीटीआई वालों को। वैसे ही जो ये क़यादत है इस पे इतना ट्रस्ट नहीं वो करते, तो फिर इनके बयान को लेके वो ट्विस्ट करके जो है ना अपना मंजन बेचते। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली हैं। 9 मई के ये मुकदमात हैं और 9 मई के कई केसेस में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। लेकिन मामला बानी पीटीआई की हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब पर, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बेंच था 3 रुकनी बेंच, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, उन्होंने इनकी जमानतें मंजूर की। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से बहुत जोर लगाया गया इस बात का कि जी उन्होंने वो पॉलीग्राफिक टेस्ट और जो फोटोग्राफिक टेस्ट और ये टेस्ट और वो टेस्ट उन्होंने नहीं दिए थे, तो इनकी जमानत खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है उनकी मंजूर कर ली है। अब 8 मुकदमात में बानी पीटीआई जो है वो जमानत पर रिहा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी और केस में मतलूब ना हुए। अली तारिक मेरे साथ मौजूद है। अली तारिक, अभी आप बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से भी रब्ता कर रहे थे, उनकी लीडरशिप से भी, उनका क्या मौक़िफ़ है? वहाँ तो अब पार्टियां पुटियां को मिठाइयाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही है अभी? शादाब साहब, इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी खुश दिखाई दे रही है। और अभी पीटीआई के लोग भी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। और ये कल से ही कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है उधर से कोई अहम चीज़ जो है सामने आएगी, और आ भी गई है। ये 8 मुकदमात थे और इसमें उनको बेल जो मिल गई है, मंजूरी जमानत जो हो गई है। पीटीआई इस वक्त इंतहाई खुश है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, सलमान सफदर साहब से भी अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि अब सिर्फ अल कादर केस रह गया है। अब अल कादर केस अगर जल्दी लग जाता है तो वो भी फिर उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन की ही मार है, उसके बाद फिर जो बानी पीटीआई की रिहाई है वो मैच्योर हो जाएगी। और बाकी जो केसेस हैं उसमें बानी पीटीआई की किसी ना किसी तरह ज़मानत हुई है। मेन जो केस है वो अल कादर का रह गया है। और अब देखना यही है कि अल कादर केस कब तक लगेगा। आप बेहतर जानते हैं, आप कोर्ट के मामला बेहतर तरीके से करते हैं। जो अपीलें हैं ना, मैं अगर नॉर्मल केसेस की एज अ कोर्ट जर्नलिस्ट की बात करूं तो अपीलें कई महीने नहीं लगती, कई साल नहीं लगती, और उसके बाद एक समाअत होगी, फिर उसके बाद, क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा केसेस का लोड होता है जो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता जाता है, तो जो अपीलें हैं उसमें भी वो देख लेते हैं, तरजीहात देख लेते हैं, और फिर जल्द से भी लगे तो 1-2 साल अपील में लग जाते हैं। खान साहब की भी अपील को काफ़ी वक्त हो गया है, अब कब लगती है कब नहीं लगती है तो अब अदालत ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अली एक मेन चीज़ ये है, अब जैसे 8 मुकदमात में जमानत तो हो गई खान साहब की, लेकिन अगर दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन जो है वो
स्पीडी ट्रायल शुरू कर देती है और वो कोशिश करती है कि अपने एविडेंस जल्दी जल्दी ख़त्म करें, और ट्रायल कोर्ट कल परसों नेक्स्ट वीक सेकंड वीक एक केस के अंदर बानी पीटीआई को सजा करा देती है, सजा सुना देती है। तो ये तो तमाम सारी जमानतें खत्म होगी ना, फिर वो अपील मोड में चले जाएंगे, फिर उनकी अपील आएगी, फिर वो अपील जैसे इसकी अल-कादिर ट्रस्ट की अपील है, फिर वो भी पड़ी होगी, वो अपीलें लगेंगी। तो मुझे बज़ाहिर अली इतना चीज़ें आसान नज़र नहीं आ रही। नहीं सिद्धार्थ साहब, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आइनी और कानूनी तौर पे तो चीज़ें इस तरह ही होती हैं, लेकिन अगर किसी को रिलीफ देना हो हमारी अदालतों ने और तय कर लिया हो कि इसको मुकदमात को जो है जल्दी से निपटाना है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। देखिए ये वही केसेस हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने मास्टरमाइंड करार दिया था इमरान खान को। अब यही कोर्ट है दूसरी जो कह रही है कि जमानत हो गई है, तो ये समझ नहीं आती कि मैं आपको समझाता हूँ ना, देखिए इसमें तरीकाकार ये है, हर जज ने जाहिर है अपने हिसाब से उसके सामने फाजिल जज साहब के सामने एविडेंस जाता है, उसको वो उसी तरीके से देख के जो है वो करते हैं। अब जो जमानत होना है ना, जैसे जैसे ट्रायल लेट होता है अली, बड़े से बड़े केस में भी जमानत मुलजिम का राइट बन जाता है। मसलन एक केस है उसको चलते हुए 2 साल हो गए हैं, जैसे अब 9 मई के केस 1.5-2 साल से चल रहे हैं। अब मुलजिम का मौकिफ यह है कि मेरे पास इनके खिलाफ कुछ नहीं है, कोई ऐसा इनके मतलब कोई मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है इनका, और मुझे ये रिहा करें, मुझे जमानत पे रिहा करें। तो फिर अल्टीमेटली अदालत जो बैठी है उसे भी नजर आ रहा है कि यार ट्रायल तो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्यों आजादी, कल को ये बरी हो जाता है। देखिए 2 साल से 1.5 साल से बानी पीटीआई जेल में इन्हीं केसेस के अंदर है। मान लिया कल को अगर ट्रायल होता है और बानी पीटीआई पे कोई जुर्म साबित नहीं होता, वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर ये 2 साल का हिसाब कहां जाएगा। तो इस वजह से अदालतें जैसे जैसे ट्रायल के अंदर डिले होता है वैसे वैसे अदालतों का रवैया कंपैरेटिवली मुलजिम से, क्योंकि जाहिर है मुलजिम जिस मर्जी केस का हो उसकी एक ही उम्मीद होती है इस दुनिया में, वो होती है अदालत। तो अदालत की हमदर्दी यकीनन होती है इस चीज पे कि हमसे कोई नाजायज ना हो, उसने जो किया उसकी सजा तो उसको जो मिलनी है कि नहीं मिलनी वो अलग चीज़ है। सिद्धार्थ साहब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन पीटीआई का अगर बात की जाए तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है इसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो गई हैं और अदालतें भी कंट्रोल हैं। अब वैसे तो उनके हक़ में फ़ैसला आया तो अभी तो वो अदालतों की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, पीटीआई हो या नून लीग हो, वो फिर अदालतों पर चढ़ाई कर देते हैं कि ये अदालतें कंट्रोल हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि अगर अब उनको 8 केसेस में ज़मानत हो गई है तो अल-कादर का केस पीछे रह गया, अगर उसमें भी उनकी रिहाई या ज़मानत हो जाती है तो फिर तो बानी पीटीआई बाढ़ आते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के लिए ये जो रिलीफ एकदम शुरू हुआ है, ये आपको नहीं लगता कि कोई मामलात और हैं और ये अदालतों का कह लें कि एक फेस सेविंग है, बाकी मामलात कहीं और हो रहे हैं? नहीं देखिए अली, मैं फिर यहाँ पर फिर मेरा पॉइंट यही होगा कि अदालत के सामने तो आप जो एविडेंस लेके जाएंगे, जो आप शहादतें बयान करेंगे, जो गवाहान के बयान होंगे, अदालत ने उसी पे चलना है। यही अदालतें हैं, कल जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में थे तो नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला। अब हम कहें कि नहीं नहीं वो तो रिलीफ दिया गया, नहीं, अदालत रिलीफ नहीं देती। अदालत के सामने आप अगर केस प्लीड कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, हो सकता है आपकी किसी कमजोरी की वजह से आपके जो आपका जो क्लाइंट है उसको रिलीफ ना मिले। अदालत ने तो कानून का सफा देखना है, वो पढ़ना है, उसके मुताबिक अभी भी जैसे अपीलें हैं, ये खान साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट से अब जैसे उनका फैसला उन्होंने कलअदम करा दिया है। अब यहाँ जो बेंच बैठा था उसके सामने जो चीजें दी गई थी उसने अपने उसके मुताबिक उस पर फैसला किया। अब जब अपील लगने में यानी कि उसके खिलाफ जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए, इसके दरमियान में भी एक लंबा गैप है, यानी कि जो उधर से हाई कोर्ट से फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से और अब जो अपील तक वो पहुंचे, आज उनकी जमानतें मंजूर हुई, इसमें भी एक लंबा गैप है। इस लंबे गैप के दौरान क्या क्या एविडेंस आया, क्या क्या चीजें उन्होंने वो की, मेरा नहीं ख्याल कि अदालतों के अंदर कोई इस किस्म का बहुत ज्यादा कर दिया जाए कि अच्छा यार चलो अभी अच्छा हो गया इसको छोड़ दो, नहीं, अदालतों ने कानून के मुताबिक अल-कादर का जो केस है मेरा ख्याल है कि ये जब लगेगा तो फिर असल चीज़ वाजिया होगी। अब अल-कादर का केस कब लगता है ये अब आइनी तौर पे या कानूनी तौर पे आप बेहतर जानते हैं कि कब तक आपको उम्मीद है सर कि ये लग जाएगा, क्योंकि अब पीटीआई का सारी जो उम्मीदें हैं और सारी जो चीज़ें वो अदालत से ही हैं और वो कह रही हैं कि जब अल-कादर केस लगेगा उसके बाद जो है बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। ये पीटीआई का मौका तो अल-कादर से ज्यादा जो है ना ये लग रहा है कि अब वो कोशिश करेंगे कि ये ट्रायल कंप्लीट करें बानी पीटीआई का। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो पेशावर की
और ख़ास तौर पे केपी की सूरत हाल पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। जो एक सैलाब ने उनको बेघर कर दिया है, लोगों की डेथ्स भी हुई, लोग बेघर हो गए, गाड़ियाँ, अमलाक तबाह। इस सिचुएशन के अंदर बलूचिस्तान जो है वो भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और डीजी पीडीएमए जाजेब खान गोरजई साहब जो कि इस वक्त तैनात हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अपने पख्तून भाइयों के लिए कैसे मदद कर रहा है और कौन कौन मदद कर रहा है, ये तमाम चीज़ें मैं उनसे हम जानेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद जी। इस वक्त हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं डीजी पीडीएमए जहांजेब खान गोरजई साहब जी। अस्सलाम वालेकुम गोरजई साहब। बलूचिस्तान इस वक्त भरपूर मदद कर रहा है केपी की, और केपी के में जो सैलाब की सूरत हाल है आपके सामने है। शहर डूबे हुए हैं वहाँ पर, और हलाकतें भी हो रही हैं, लोगों का जानी नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान समेत तमाम सूबे जो है इस वक्त एक भाई की तरह केपी के साथ खड़े हुए हैं और उसकी मदद करें। आपकी जानिब से अब तक क्या मदद की गई है? आप रिलीफ की बात कर रहे हैं जो हमने केपीके में भेजी है। जी देखिए, हमारी टीमों ने सामान हैंडओवर कर दिया है तकरीबन 1500 फैमिलीज का। और अब आगे देखें जी, पीडीएमएस जितने भी हैं पाकिस्तान में, बेशक केपी है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसका एक निज़ाम है। हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें डीजी खुद बैठता है। उसके अलावा जितने डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो डीडीएमएस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन। और सामान हेडक्वार्टर्स जो है हमेशा डीडीएमएस को ऑफ द अफेक्टेड एरिया दे देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम होता है, क्योंकि जिले में जितनी नॉलेज डीसी को होती है वो मुझे अपने दफ्तर में बैठे नहीं हो सकती। तो केपी में काम शुरू कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अभी तक बलूचिस्तान पे करम रखा है कि हमारे यहाँ कोई इतनी सीरियस सूरत हाल नहीं बनी, और इसी वजह से शायद हम इस काबिल भी हुए कि हम केपी की मदद कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, दे डोंट बिलीव इन बाउंड्रीज। वह सूबे नहीं होते जी, ये ममालिक में आपकी अक़वाम होती हैं, आपका वतन होता है। तो हम इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे कि आफत जैसे केपी में आई, आफत हमारे पास ही आई है। ये जी जी गोरजई साहब, अभी तक कितना सामान जो है वो आप भिजवा चुके हैं वहाँ पर? 1500 फैमिलीज का जी, 1500 फैमिलीज का। एक फैमिली कंप्राइज करती है हमारे हिसाब से 7 लोगों पे। उसमें टेंट्स हैं, ट्रैम्पलीन्स हैं, वाटर कूलर्स हैं, उसमें ये है आपके मॉस्किटो नेट्स हैं। ये एक लिस्ट है 12-13 आइटम्स की जो इंसान को बेघर होने की सूरत में काम आ सकते हैं। वो सारी चीजें हमने भी। जहांजेब साहब, आपकी जो टीम यहाँ से, जैसे भी आप बता रहे हैं कि जी जो डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले करते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ज़ाहिर है बेहतरीन तरीका है। आपकी टीम से जो आपका राब्ता हुआ है उनका ये क्या कहना है कि किस हद तक जो है वो रिलीफ दिलवा चुके हैं, कितनी लोगों को, कितनी फैमिलीज को रिलीफ दिलवा चुके हैं? देखिए जी, ये हमारी तरफ से इमदाद है, तबाही तो इससे ज्यादा है। ये हमारी तरफ से इमदाद है। केपी खुद गवर्नमेंट चीजें मैनेज कर रही है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इसके बाद हमें कोई मजीद रिक्वायरमेंट नहीं आई कि जी आप मजीद कुछ कर दें। देवर ग्रेटफुल ना, उनने कोई हम पे, किसी गवर्नमेंट ने कोई जोर नहीं दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे सीएम साहब, इनका सोचना ये था कि जब एक सूबा प्रॉब्लम है और दूसरा सूबा इस टाइम मदद कर सकता है तो क्यों ना करें। अच्छा जी, एनडीएमए जो है इसकी सपोर्ट आपके साथ है, और क्या या वो बराह रास्त केपी में कोई इमदाद कर रहे हैं? मौसम की सूरत हाल के हिसाब से आगाह करें, अब वहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, वो केस टू केस डिफर करता है। अगर हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी तरफ आते हैं, केपी को जरूरत पड़ती है केपी की तरफ आते हैं। एनडीए में हमें बहुत हेल्प करता है मौसमियात का बताने में। वो हमें जो जितने भी अलर्ट्स हैं एनडीए से जारी होते हैं, उनके इक्विपमेंट, उनके सिस्टम की वजह से हमें बर वक्त इतला आ जाती है और हम उस पर रिएक्ट कर लेते हैं। हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। डी साहब, फौज का क्या किरदार है इसके अंदर? फौज जाहिर है अपने हर इलाके में जाती है, क्या वो भी आपके साथ मिलके कर रहे हैं या वो अपनी अलग कार्रवाइयां वहां पर कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां? नहीं नहीं सर, देखें, फौज हमेशा हमारे साथ शाना बशाना खड़ी रही है। हम जितने भी पीडीएमएस हैं, हम कंटीजेंसी जब प्लानिंग करते हैं उसमें एक मेजर पोर्शन अफवाज पाकिस्तान का होता है, क्योंकि जब डिजास्टर होता है तो इन फोर्सेस के बगैर चीजें करना मुश्किल हो जाता है। ना कि सिक्योरिटी सिचुएशन, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इदारा जो है वो जाके रेस्क्यू भी करे, रिलीफ भी करे। तो हमारी अफवाज जो है हमारे साथ हर चीज में शाना बशाना खड़ी रहती है।
दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कंटिजेंसी प्लान, बल्कि कभी कभी हमसे आगे निकल जाती है। डी साहब, माजी में हमने देखा है जब कोई खुदा न खास्ता जलजिला या सैलाब या कोई ऐसी आफत आती है तो उसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम मिलकर जो है वो कोशिश करते हैं अपने बहन भाइयों को रिलीफ देने की। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हुई है और लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, या ये सामान आपने अभी तक भेजा है ये अपना ही सामान आपने वहां भेजा है? देखिए जी, हमारे पाकिस्तानी कौम की एक खुसूसियत है कि बेशक हम 11 महीने सूबों का डिवीजन रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आफत आते हैं हम एक बंद मुट्ठी की तरह एक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ी कि अवाम हमें रिलीफ में हेल्प करे। लेकिन जब हम सामान भेज रहे थे तो बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहा कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो हम आपको सामान फराम करेंगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे स्टोर्स में फॉर इमरजेंसी सामान मौजूद होता है और हमने वही सामान यूटिलाइज करके उसी सामान को भेजा है। अच्छा, जो दूसरे ममालिक से कोई इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ सपोर्ट आपको आ रही है वहां से? सर, दूसरे ममालिक का ये होता है कि जब कोई मुल्क इमरजेंसी नाफिज करता है, अभी तक किसी भी सूबे ने कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की है। जैसे ही आप इमरजेंसी नाफिज करते हैं एज ए कंट्री और एज ए प्रोविंस, आपके इंटरनेशनल एक्टर्स हरकत में आ जाते हैं, आईएनजीओज, एनजीओज, ये सब लोग फिर आपकी इमदाद देते हैं। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसी कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। जहांजेब साहब देखें ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, बुनेर, सवात, कलाम, शांगला, ये तमाम यहाँ से तबाही की रिपोर्टें आ रही हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि तबाही क्यों है। फ्लैश फ्लड्स, पानी पहाड़ों पे होता है, स्पीड से आता है, उसके रास्ते में जो चीज आती है वो उसको ले जाता है। पानी किसी को नहीं देखता, ना मजहब देखता है, ना दीन देखता है, ना नेशनलिटी देखता है, ना कास्ट देखता है। एक हमारा मसला जो आ गया है, हम हर नदी नाले में घर बना लेते हैं। बहुत सी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं, बहुत सी चीजें हमारा अपना किया भी है। हम बना लेते हैं जी, 25 साल से पानी नहीं आएगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है अपना खैर सोचने के लिए। हम उस जल्दी में कभी सरकारी लैंड पे, कभी ऐसी लैंड पड़ी हुई है, लेकिन हम पानी का रास्ता रोकते हैं, जिसकी वजह से तबाहियां ज्यादा आती हैं। तो आपके तवज्जुह से मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट जितने भी इकदाम करे, आवाम के हाथ में हाथ ना डालने से ये नुकसानात हमारे होते हैं। तो आवाम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जी, वाटरवेज में घर बनाना, दुकानें बनाना, रेस्टोरेंट्स बनाना, ये किसी सूरत नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम इंक्रोचमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में नुकसान उसी का है जिसने ये इंक्रोचमेंट की हुई है। घर गिर जाए कोई बात नहीं है, इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं है। बंदा मर जाता है, ना उसकी कंपनसेशन होती है, ना उसकी कोई और चीज होती है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अहम बात है। देखिए, यहाँ पर अगर किसी ने 3 मरले का घर भी बनाना होता है, आर्किटेक्ट के पास जाएगा, इंजीनियर के पास जाएगा, पिलर बीम ये सारा, वहाँ पर मंजिलों की मंजिलें बना दी हैं दरिया के ऊपर, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोका गया उनको? देखिए, सरकार, मैं मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वाकई सरकार माँ के जैसी है, हर गलती बख्शने को तैयार हो जाती है। मेरे हिसाब से अब वो वक्त आ गया है। हमने मैं काफी इस नॉर्दर्न एरियाज में घुमा फिरा हूँ, मेरी एजुकेशन इस्लामाबाद की है। मैंने देखा है जहां आबशार है उसके ऊपर एक होटल बना हुआ है, वहां पे उनने रखी हुई है मंजियां और लोग उसमें पानी में पैर डाल के, माने आप कैसे ये कर सकते हैं? आपको पता है कि किसी भी टाइम बारिश 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर पड़े, उसका एनकैचमेंट बहुत दूर होता है जी, और हम अपनी जानों के साथ खेल रहे हैं। आप मुझे इसका अगर कोई जवाब दे दे कि जब ये तबाही फैल रही थी लोग पिकनिक पे जा रहे थे, माने दिस इज व्हाट वी डू। आप सरकार सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम और आप एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार हर बंदे को अपने घर में मैसूर नहीं कर सकती। आपने देखा जब इनिशियली बाबू सर टॉप का वाकया हुआ, क्या उसके बाद पिकनिक पार्टीज को नुकसान नहीं पहुंचा? हमें थोड़ा सा हौसला पैदा करना होगा, अपनी जान की कदर खुद करनी होगी। क्या हमारे यहाँ कहते हैं, चले कहते छोड़ दीजिए वो टीवी है, लेकिन अगर मैं अपनी हिफाजत नहीं करूंगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट पे थ्रो करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा डीजी साहब, ये क्लाउड ब्रस्ट क्या है? ये खौफ की अलामत है, ये कैसे होता है? सर, आई एम नॉट दैट टेक्निकल, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये क्लाउड बर्स्ट जो होता है, ये नेगेटिव क्लाउड्स आपस में टकराते हैं और ये वाटर पोर होता है।
माने पूरा का पूरा क्लाउड जैसे अगर उसके अंदर पानी है जो 1 घंटा 2 घंटा कतरा कतरा करके बरस सकता है, वो इस तरह बरसता है जैसे आपने पूरी बाल्टी उंडेल दी। अब वो जो क्लाउड बर्स्ट है, अब कराची में कल जो पानी शारा फैसल पे खड़ा हुआ, ये नहीं कि बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं दूसरी गवर्नमेंट की साइड ले रहा हूँ, वो पानी अचानक न्यूयॉर्क हैंडल नहीं कर सका, आपने पिछले दिनों देखा। वो पानी दुबई, पिछला 45 मिनट का क्लाउड बर्स्ट दुबई बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद खरबों रुपए उनने अपने सीवरेज सिस्टम पे लगाया। हम एक गरीब मुल्क है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि आज मैंने उधर देखा है कि रोड क्लियर है। वो जो थोड़ी देर की तकलीफ आती है, हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, अगर ये पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय हम सारे रोड पे निकल के गवर्नमेंट की हेल्प करें ना जी, तो आप यकीन करें कि बहुत से मसाइल हल होंगे। मैंने क्वेटा में सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया, एसपीडीए में। आप यकीन करेंगे गटर से गाय का बच्चा बरामद होना, माने ये कमिश्नर क्वेटा तो नहीं रख के आ सकता, डीसी क्वेटा, ये उस कसाई ने रखा जिसका बछड़ा मर गया और उसने गटर में फेंक दिया। पीछे से अगर बारिश पड़ी तो वो कैसे हो सकता है जी? हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जहां पे मैं गलत हूं एज गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जहां हमारी आवाम की भी थोड़ी बहुत लापरवाही है। अच्छा, ये जो हम वीडियोस के अंदर पानी देखते हैं सैलाब का, मिट्टी, गारा, ईंटें, ये क्या मंजर होता है? ये क्यों इस तरीके से पानी के साथ ये चीजें मिक्स होकर पूरे गारे का माहौल बन जाता है, और ये ज्यादा खतरनाक है? नहीं, असल में इशू ये है जी, पानी काफी दूर से आ रहा होता है। मैंने जैसे आपको बताया, रास्ते में जो चीज होती है वो उठा लेता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पानी के रास्ते में खड़ी हो सकती है। तो ये अकोमोलेट हो के जब हम देखते हैं, वो एक गटर होता है, वो एक नदी होती है, और हम बोलते हैं ये क्या हो रहा है। नहीं, ये चीजें 30 40 50 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, पहाड़ी इलाकों में, शहरों में। जब वो शहर के में इस तरह का पानी आता है, तो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो प्लास्टिक होती है, जो 4 किलोमीटर से भी आ रही होती है, 100 मीटर से भी आ रही होती है, लेकिन वो प्लास्टिक सरकारी अफसर ने नहीं फेंकी होती है। हाँ, शायद उठाने में उसने कोताही की होती है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, आप कहीं भी किसी भी इंसान को अपने घर के बाहर एक डब्बा होगा उसमें फेंकते देखेंगे, कचरा ना करते देखेंगे। हम पाकिस्तानी जब जाते हैं बाहर, हमें पता होता है फाइन होगा, तो हम भी बड़े अच्छे मुसलमानों की तरह निस्फ ईमान जो सफाई है उस पर अमल करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में वही रियासत माँ के जैसी होती चले डीजी साहब, एक बात तो मान लीजिए, आप लोगों की जाहिर है भरपूर कोशिश है, पीडीएम में भी कर रही है, सारे कर रहे हैं, लेकिन मेरी वहाँ के जो लोगों से बात हुई है, यकीन करें वो अभी तक मुतमईन नहीं है। वो ये कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत काम किया जा रहा है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक आपकी इमदाद पहुंची नहीं है। है। सर, इस तरह है कि जब आफत आती है उसमें रोड्स जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर एक नया फिनोमेनन है कि हर बंदा बोलता है जी हेली फौरन आ जाए। आप यकीन रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का दिल करता है, हुकूमत का करता है कि फौरन हेली पहुंचे, वो जाके हमारे लोगों को रेस्क्यू करे। इसमें हमारी नेकनामी भी है। वो 4 दिन बाद हम करते हैं, उस दिन क्यों नहीं करते, उसकी कुछ वजूहत है। मौसम के हिसाब से ये हेलीज उड़ाए जाते हैं। अभी हमने देखा है कि केपी गवर्नमेंट ने ड्रोन्स खरीदे हैं, बलूचिस्तान खरीदने जा रहा है। वो ड्रोन जो 50 केजीज उठा सकता है, 100 केजी उठा सकता है। चीजों पे काम हो रहा है, लेकिन वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते कि फौरन हेली उठा दें, उधर से बारिश हो रही हो। तो चीजें, मैं नहीं कहता कि 100% सही है, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रही है। थोड़ा वक्त लगेगा। जिस तरह क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है ये मुल्क, जिस तरह, कम से कम मैं अपने पीडीएमए के लिए कहता हूं कि मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा चीफ सेक्रेटरी, ये वो लोग हैं जो हमें इतनी सपोर्ट दे रहे हैं। हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, हम चीजें खरीद रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें करने के बाद अगर कल क्वेटा में क्लाउड बर्स्ट हो जाए और मैं कंट्रोल ना कर सकूं, तो इस इंटरव्यू को बार बार दिखाया जाएगा कि जी वो तो कह रहे थे, मैं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत कर रहे हैं। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आप अच्छे की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। केपी का हम देख रहे हैं, बड़ी कोशिश चल रही है, रोड्स रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। बस आखिर में मुझे ये अब ताज़ा तरीन सूरत हाल केपीके की बता दें। देखिए जी, जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें बहुत सी जगह मजीद एक्सप्लोर हो रही हैं। स्कैटर्ड पॉपुलेशन की वजह से जो जगह आइडेंटिफाइड है वहां तक उनकी टीमें पहुंच चुकी हैं केपी की, और दे आर वर्किंग ऑन इट। हाँ, कुछ ऐसी जगह, जैसे हमारे कुछ इलाके होते हैं जिसमें 6 घर हैं, 3 पहाड़ियां पीछे हैं, जिसकी इतला नहीं आ सकी, अब उनको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है।
केपी गवर्नमेंट को मैं बेस्ट ऑफ लक भी कहूंगा, और मैं उनको खराज तहसीन भी दूंगा कि जी वो बड़े एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम जो सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए जी, इट्स नॉट माय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं सुन रहा हूँ दीज आर गुड एफर्ट्स, बहुत अच्छे एफर्ट्स है जो वो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया DGPDMA जाजेब खान गोरजई साहब आपका, आपने हमें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे आगाह किया और साथ साथ बहुत बलोच शुक्रिया भाई जी, किस बहुत तरह शुक्रिया, मदद थैंक कर यू। रहे हैं ये भी आपने हमें बताया। जंजीर अदल में इस हफ्ते इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।